कामधेनु गौशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी गौ भक्तों का स्वागत है। समय समय पर आप हमारे चैनल से देसी गौवंश की अलग अलग नस्लों का और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं। इसी संदर्भ में जहां पर भी हमें पता लगता है कि देसी गायों पर काम हो रहा है, हम वहां पहुंच जाते हैं और आपके रूबरू हम ऐसी वीडियोस को लेकर आते हैं जिससे आपकी जानकारी में और इजाफा हो। तो आज मैं आया हुआ हूँ सूरतगढ़ के। सूरतगढ़ का नाम सुन के आपको याद आ गया होगा, आप भली भांति इस जगह के बारे में परिचित हैं ऑलरेडी। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, क्योंकि ये जो जगह है इसको बोलते हैं CCBF, सेंट्रल कैटिंग ब्रीडिंग फार्म्स। ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर हमारी बहुत ही सुंदर प्यारी सी दूध से रंग जैसी सफेद गाय थारपारकर गौ माता मौजूद है। जी हाँ, मैं लगभग इस संस्थान से पिछले 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब भी इधर आता हूँ तो मैं यहाँ पर गौ माताओं के दर्शन करके ही जाता हूँ, क्योंकि ये ऐसी नस्ल है भारत की जो चुनिंदा मिल्च ब्रीड्स हैं उनमें ये आती है। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं, गौ माता के दर्शन भी कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर संतोष जी असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं और हम इनसे इस फार्म के बारे में, यहाँ की गायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। थैंक यू। और आप इस संस्थान के थोड़े इतिहास के बारे में बताएं कि ये कब बना था और क्या इसकी लैंड है और क्या इसका उद्देश्य है। ये सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म सूरत है। ये 1967 में 1967 एस्टैब्लिश हुआ था। ये थर्ड 5 ईयर प्लान में ऑपरेशन फ्लड के तहत जब 1965 में जब शुरू हुआ था, भारत में 7 फार्म ऐसे खोले थे जहाँ पे अच्छे जैम्प्लासम को मेंटेन करने के लिए बुलाए, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर एरिया में ये मैक्सिमम ये ब्रीड और इसकी कंजर्वेशन के लिए ये संस्था अभी एस्टैब्लिश हुआ है। और 1967 से लेके आज तक 53 साल से 53 ईयर से हम लोग इसमें लगे हुए हैं इस ब्रीड को डेवलप करने में। जब हम डेवलप करना शुरू किए थे तब ये ब्रीड की कैरेक्टर और इसके पोटेंशियल और मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल को इसको इम्प्रूव करने के लिए हम जब एक्शन शुरू किए थे तो दिन में 4 लीटर से 6 लीटर जो क्षमता होती थी उसको सेलेक्शन मैकेनिज्म और सेलेक्टिव ब्रीडिंग के तहत हम इनकी पोटेंशियल को बढ़ा के आज हमारे इस फार्म की 24.5 लीटर प्रतिदिन देने वाली गाय तक पहुंचे हुए हैं। इसमें हमारी सेलेक्टिव ब्रीडिंग और चैलेंज फीडिंग और डिफरेंट फीडिंग टेक्निक की वजह से हम इनको इतना हासिल होने में सक्सेस। भाई साहब, कभी आपने सुना है कि देसी गाय 25 किलो तक दूध दे? ये बात एक हैरान कर देने वाली है और इन नस्लों को, इनके पोटेंशियल को कितने सालों से हम अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि देसी गाय तो कम दूध देती। मैं भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि देसी गायों में कम दूध देने की क्षमता नहीं है, वो बहुत दूध देती हैं, लेकिन उन पे कार्य करने की आवश्यकता है। ये कार्य मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं इस संस्थान में आता हूँ कि इस जगह पर वो कार्य हुआ है और इतनी सुंदर गायों को पैदा किया गया है। ये सिलेक्शन जो हुई है, ये सिलेक्शन के बारे में मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब, एक अच्छी गाय की सिलेक्शन करने के लिए, एक अच्छी नंदी की सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर क्या क्या मुख्य बातों का ध्यान रखा गया जो लोगों के लिए प्रेरणादायक? ब्रीडिंग फार्म की बैकबोन होता है सिलेक्शन। सबसे पहले उसकी माँ की दूध, जैसे अभी हमारा है ब्रीडिंग फार्म, यहाँ का प्राइमरी प्रोडक्ट दूध नहीं है, हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट होता है दूध। बछड़ा ही एक पूरे हर्ड को कंट्रोल करने में या इनको इन्फ्लुएंस करने में सबसे ज्यादा योगदान करती है। तो ये बछड़ा सिलेक्शन करना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हम सब हर बार हम नेग्लेक्ट करते हैं। वो हमें ज्यादा इसी में जो इसलिए देना होता है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है। तो जैसे एक बछड़ा पैदा होता है, उससे उसको हम एनालाइज करने से पहले उसकी माँ की दूध 305 दिन में उसकी माँ की दूध कितनी होती है, वो एक हमारी पैरामीटर होती है। जैसे हमारे इस फार्म पे हमारे लिए हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हमारी गाय जिनकी दूध 2500 है, 2500 kg 305 दिन में होती है, उसी गाय का बछड़ा हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
और उसी को ही हम ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं और उन्हीं को हम AI कैटेगरी, हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं, उसको रेट भी अलग किया जाता है और उनको भी प्रेफरेंस देते हैं जो कस्टमर जब आते हैं। तो जैसे सेमन स्टेशन आ जाते हैं, जैसे गौशाला आ जाते हैं, ब्रीडर्स आ जाते हैं, तो उनको भी प्रायोरिटाइज करके हम लोग उन्हीं बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन में सबसे पहला सिलेक्शन होना चाहिए माँ की दूध, पेडिग्री सिलेक्शन। दूसरा एक होना चाहिए उसकी ब्रीड की कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ब्रीड हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, जिसपे हम उनको भी सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि यहाँ से नस्ल सुधार के लिए समय समय पर बछड़े या नंदी या जो आप गाय देते हैं उसका क्या समय होता है, क्या यहाँ से ले सकता है वो? हमारे फार्म की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है बुल काफ को सेल करना। बुल काफ को सेल उन्हीं ब्रीडर्स को या फार्मर्स को या गौशाला को या सेमन स्टेशन को देना है जहाँ पे इसका पूरा उपयोग हो। इसमें एक एप्लीकेशन हमारे डायरेक्टर के नाम पे एक लिख के देना होता है। उसी के बेसिस पे उनके माँ के दूध के और एज के हिसाब से हम उसका एक रेट फिक्स किया है। उसी रेट को आपको गवर्नमेंट के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आजकल हम कर रहे हैं, उसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप पेमेंट करके आप उनको लेके जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कई साल पहले मैं यहाँ से कुछ गाय लेके गया था कामधेनु गौशाला में। लगभग 16 की संख्या थी, क्योंकि जो इनको भी ये गाय देनी पड़ती है क्योंकि संख्या बढ़ जाने के कारण गायों को कम करना पड़ता है। तो उसमें बेशक कोई कमी होती है या कुछ भी होता है, वो एक ब्रीड वो मायने नहीं रखती बात। तो मैंने उन सभी गायों को ले लिया था, यहाँ से काफ़ी साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और मैंने बड़े अच्छे नंदी यहाँ से लिए थे। तो उनसे जो प्रोजनी आई है, तो हमारी कामधेनु गौशाला में भी जो थारपारकर नस्ल की सुंदर सी गाय खड़ी है वो इसी संस्थान की बदौलत है। तो डॉक्टर साहब, देसी गौ पालन में या थारपारकर गौ पालन में आप किसानों को कोई संदेश देना चाहें अपनी ओर से, क्या आप उन्हें मोटिवेशन देंगे? मोटिवेशन ये है कि सबसे पहले आपको इस ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी के बारे में जब मैं बता दूंगा तो आपको ये पता होगा ये थारपारकर ब्रीड जिस पार्ट में, जिस देश के उस इलाके में मैक्सिमम दिखता है जहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन 0 डिग्री से 50 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री में भी और 50 डिग्री में भी उतनी क्षमता से दूध देती है और बीमारियों को सहने की क्षमता भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी यह है, जैसे आप पीछे आपको दिख रहा है, ये थोड़ी बहुत आपको इसके ऊपर कालापन दिख रहा है, इसके ऊपर ब्लैकिश कलर दिख रहा है। सर्दी के टाइम अभी खत्म हो रहा है, इसलिए गर्मी होती है तो ये पर्ली वाइट, प्योर वाइट हो जाता है, ताकि इसकी हीट को रिफ्लेक्ट करने में, इसको खुद को एडजस्ट करने की उसके अंदर क्षमता होती है। और जैसे ये कालापन जो है इसको सर्दी में आ जाती है, जो ब्लैकिश कलर, ये इसलिए आता है कि उसकी हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि बॉडी को टेम्परेचर को इसको अंदर मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए इस ब्रीड को आप मेंटेन करने में आपको फायदा ये हो सकता है कि आपको पता ही है कि एक एनिमल मैनेजमेंट में अराउंड 60 to 70% खर्चा आपके फीड पे होता है, 20% उसके मेंटेनेंस, इसके ट्रीटमेंट कॉस्ट में होता है। तो ये लाइट एनिमल होने की वजह से इसको दाना चारा कम देना होता है, और बीमार कम होने की वजह से आप लोग इसको दवाई भी कम देने से इसका और भी खर्चा कम हो सकता है। इसकी दूध की क्षमता, इसकी क्वालिटी, दूध की क्वालिटी जब देखते हैं, इसकी फैट परसेंटेज 4.5 से लेके 5% है, और फैट SNF 8.5 to 8.8 तक हमें मिलता है, और प्रोटीन परसेंटेज इसका अराउंड 4% के आसपास है, 3.8 to 3.9%। तो इसकी जो कीमत, रेट जो है, आप उसको बाकी दूध से अगर कंपेयर करोगे, अगर आप उसको मार्केटिंग सही तरीके से करोगे, अगर आप इसकी बाई प्रोडक्ट्स, इसकी जो घी बने या इनकी जो बाई प्रोडक्ट्स को आप अगर इसको सही तरीके से मार्केटिंग करोगे, ये ब्रीड आपको फायदेमंद हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो गर्मी पड़ती है, शायद यही कारण था कि ये नस्लें कहीं ना कहीं कंजर्व हो, क्योंकि इतनी गर्मी को जो एक्सोटिक नस्लें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। यहाँ देखिए, साहिवाल है राजस्थान में, राठी है, थारपारकर है, नागौरी है, कांकरेज है। ये नस्लें जो हैं ये राजस्थान की भूमि में इसलिए संरक्षित होगी, इनकी संख्या भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस नस्ल में तो भारत की सारी नस्लों से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता इस नस्ल के अंदर है। इन देसी नस्लों का संरक्षण करिए, संवर्धन करिए, ये आने वाला भारत का भविष्य है। और आपका बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपके संस्थान का और आप सब लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को देखा है। जय गौ माता, जय गोपाल।